हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। तो आज इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का साइंस 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। और यह हमारा साइंस का पहला सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो क्लास है, इससे पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। लेकिन हाँ, उसको क्लास में जो भी बातें बताई जाए उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 8 क्लास का पहला चैप्टर क्या है साइंस का? इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन किस तरीके से होता है या फिर उसका हम प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके बारे में इस क्लास में आज पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। पहेली और बूझो क्या, दो बच्चों का इसमें एक कहानी दिया गया है कि ग्रीष्म काल, गर्मी के दिनों में जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो आप भी कहीं घूमने जाते होंगे या फिर नानी के घर जाते होंगे। उसी प्रकार से पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा क्या थे? तो एक किसान थे। और पहेली और बूझो शहर में रहने वाले बच्चे थे। और वह गए थे कहाँ? गांव में, जहाँ पे उनके चाचा किसान थे, खेती वगैरह करते थे। उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। क्या क्या देखा उन्होंने? खुरपी। खुरपी तो आप देखे ही होंगे, जिससे मिट्टी कोड़ते हैं। और दरांती क्या होता है? तो दरांती को ही हम बोलते हैं हंसिया, हंसुआ, जिसको गांव में हंसुआ बोलते हैं या हंसिया। तो जो हंसिया है उसका एक और नाम क्या है? दरांती। बेलचा, बेलचा जिससे हम मिट्टी को उठाते हैं उसे बेलचा कहते हैं। और हल, जिससे खेतों की जुताई की जाती है। तो यह सब औजार आप भी देखे होंगे, तो उन्होंने भी देखा। लेकिन उनको यह क्या हुआ कि उसमें से कौन बोला, जो बूझो था, बूझो, बूझो लड़का का नाम है, ठीक ना? तो बूझो ने क्या बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। बूझो को इस औजार के बारे में जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि बूझो शहर में रहता था और वह गांव आया था गर्मी की छुट्टी में घूमने। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, मतलब किस प्रकार बनाते हैं? तो पौधे तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके। लेकिन जो हम लोग जंतु हैं या फिर जो क्या जानवर होते हैं, वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वह दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो मनुष्य सहित सभी जंतु, जंतु में जैसे जानवर भी आ जाएंगे, वह भोजन बनाने में असमर्थ हैं। भोजन बनाने मतलब कि खाना पकाना नहीं, वह खुद से भोजन नहीं कर सकते। मतलब उनको किसी न किसी रूप से भोजन के सामग्री इकट्ठा करने पड़ता है, तब उसको खाना बनाना और भोजन बनाने में अंतर होता है, ठीक ना? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, यह जानिए। तो जंतु के भोजन के स्रोत, या आपने खुद के बारे में सोचिए कि आप जो भोजन खाते हैं वह कहाँ से आता है। जैसे आप मांस मछली खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो यह सब कहाँ से आता है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, यह भी एक सवाल है कि हम भोजन ही क्यों ग्रहण ग्रहण क्यों करते हैं? हम भोजन ही ना खाएं तो भोजन हम ऊर्जा के लिए खाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है और हम अ, काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं कि नहीं? पौधे से हम लोग को अनाज मिल जाता है,
और जंतु से क्या मिलता है? मांस, अंडा वगैरह, इस सब जंतु से मिलता है, दूध। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है, भारत के और कोई भी देश हो तो उस देश में कुछ लोग तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तब मिलकर एक देश बनता है। तो पूरे देश के लिए जो भोजन उपलब्ध होता है वह कैसे होगा? तो उसके लिए फसल करना होगा, खेती करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कैसे खेती किया जाता है उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पूरी जनसंख्या को भोजन चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं जीवित रह सकता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण होना आवश्यक है। जैसे में गांव में खेती होता है, तो गांव के ही लोग थोड़ी ही सिर्फ खाना खाते हैं, खाना तो शहर के लोग भी खाते हैं ना। तो उसका वितरण होना चाहिए, उसको उत्पादन सही से होगा तभी ना उसको हम लोग फसलों को काट कर उस अनाज को बेच सकेंगे। तो यह सब व्यवस्था सही से होना चाहिए, इसी के बारे में पढ़ना है। तो यही सब जो हम काम करते हैं कृषि के लिए, जुताई, कुड़ाई या फिर फसल काटते हैं पक जाने पर, तो यही सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं कृषि पद्धति। ठीक ना? बाकी इसमें आगे दिया गया होगा। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मनुष्य घुमंतु थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, मतलब आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य क्या थे? तो घुमंतु मतलब होते हैं कि मनुष्य एक जगह नहीं रहते थे, कहीं जंगल में रहते थे। तो उस जंगल के में जो पेड़ पौधे होते थे उसी से फल और सब्जी खाते थे, और उनके पास आग वगैरह का भी सुविधा नहीं था। तो बाद में आग का खोज हुआ, तब भोजन बनाना सीखे। तो पहले लोग मतलब जहाँ पे ज़्यादा फल वगैरह होता था वहीं पे लोग रहते थे। अगर उस जगह समाप्त हो जाता था तो क्या, दूसरे जगह चल जाते थे। यानी लोग घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी शुरू कर दिया। जैसे औजार बना तो उससे क्या करने लगे? तो वो जंतुओं का शिकार करने लगे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुआ। मतलब कृषि जो प्रारंभ हुआ उसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है। बहुत समय में धीरे धीरे कृषि का भी विकास हुआ है। अब देखिए फसल किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल उसे कहते हैं जब एक ही पौधे के किस्म को, जब एक ही पौधा के किस्म को एक बड़े क्षेत्र पर उगाते हैं। जैसे एक खेत है, उसमें सिर्फ एक ही किस्म के पौधा, अगर धान है तो धान ही उगाइए पूरे खेत में, तो उसको क्या हम कहेंगे कि इस खेत में धान की फसल है, तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या है? गेहूं के हैं। और वैसे ही आप धान के भी सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार के होते हैं? जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों को भी बांटते हैं। जैसे में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं, तो फसलों को इसी उगाने के तरीके से या मौसम के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। और इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, आप पढ़े होंगे शायद, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। भारत कैसा है? तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ यहाँ जो जलवायु है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं उत्तर तरफ क्या जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है। तो इसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें भी होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है
कि अलग अलग फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? तो दो भागों में। यह याद रखिएगा, मोटे तौर पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। एक खरीफ और दूसरा क्या है? दूसरा है रबी फसल। दूसरा रबी फसल जिसे हम कहते हैं। अब इसको देखिए, हम विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि रबी और खरीफ में क्या अंतर होता है। तो देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु कब होता है? तो वर्षा ऋतु होता है जून से सितंबर। जून से शुरू होता है वर्षा और सितंबर तक लगभग बारिश होती है। ऐसे बारिश, थोड़ा बहुत बारिश तो अक्टूबर नवंबर में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जून सितंबर तक बारिश अच्छी खासी होती है। तो इसी समय जो फसल बोया जाता है तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और इस समय कौन कौन फसल बोया जाता है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो ये सब फसल है इसी समय बोया जाता है। तो खरीफ फसल किसे कहेंगे? इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि वह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर में बोया जाता है। और इसको कब काट लेते हैं? तो इसको काटा जाता है नवंबर दिसंबर, जनवरी भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि याद रख सकते हैं। और कपास, कपास जिससे सूती वस्त्र बनता है, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा रबी फसल किसे कहते हैं? तो रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर या नवंबर में जब फसल धान की पकने वाली होती है यानी तैयार हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? रबी की फसल बो देते हैं। और रबी की फसल बो देते हैं, उसके बाद धान काटते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जिसको गांव में बोलते हैं पैरा करना। तो इस सब जो फसल बोया जाता है ठंडी के दिनों में, उसको हम रबी फसल कहते हैं। इसमें जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, अलसी वगैरह, तीसी वगैरह का इस सब नाम है। तो ये सब जो फसलें हैं यह रबी फसलें हैं जो ठंडे के दिनों में बोई जाती है। और काटा कब जाता है यह? तो यह काटा जाता है मार्च अप्रैल में। होली के समय में यह लगभग काट लिया जाता है। इसके अलावे इसके इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। जैसे में कि जो मूंगफली होता है, वह, मूंगफली नहीं, मूंग, वह भी तो दाल है। तो उसको गर्मी के दिनों में भी उगाया जा सकता है। आधारित आधारिक फसल पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? यह कौन पूछ रहा है? जो टकला जैसा दिख रहा है यह कौन है? तो बूझो है। बूझो। तो यह पूछ रहा है क्या कि धान किस ऋतु में उगाया जाता है? तो धान बताइए। नहीं, पूछ रहा है कि धान शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? शीत ऋतु यानी ठंडे के दिन में। तो ठंडे के दिन में धान इसलिए नहीं उगाया जाता है कि धान को तो ठंडा में धान उगता ही नहीं है। पहली बात, उसे एक गर्मी वाला टेम्परेचर चाहिए, साथ ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जो ठंड के दिनों में नहीं होता है। आप देखे होंगे कि ठंड के दिनों में नदी, तालाब वगैरह सब सूख जाते हैं। ठीक ना? तो देखो, इसका जवाब बूझो दे रही, पहेली दे रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं इसको। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि फसल उगाने के लिए किसान को जितने क्रियाकलाप होते हैं वह समय की अवधि में करना पड़ता है। क्योंकि समय गुजर जाने के बाद फिर फसल खराब हो सकती है या फिर लेट करने से फसल सही नहीं हो पाती है। इसलिए उसी समय में जितने भी क्रियाकलाप, जुताई, बुआई, कुड़ाई वगैरह सब करना पड़ता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय की अवधि में करना पड़ता है। और यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे के उगाने के लिए करते हैं। जैसे जैसे एक माली अपनी बागानों को सींचता है या फिर उसको बढ़ाता है, इस प्रकार से बहुत व्यवस्थित ढंग से कृषि की पद्धति होती है। जैसे
इसको हम आगे देखेंगे। क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं तो उसको आगे हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। क्योंकि आप अगर गांव से हैं तो आपको यह जानकारी होगा, लेकिन इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है कृषि पद्धति, तो मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार मतलब जब उसमें फसल लगाते हैं उससे पहले सूखे में उसकी जुताई कर देते हैं खेत को, या फिर पानी के साथ जुताई करते हैं। इससे पहले सूखे में एक बार ज़रूर जुताई होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी मुलायम हो जाती है और मिट्टी में पानी सभी स्थानों पर, उसके बाद जब पानी उस खेत में आता है तो सभी स्थानों पर चला जाता है। बुआई क्या होता है, बुआई के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि बुआई जो होता है वह मतलब जैसे बीजों को बुनना, खाद उर्वरक उसके बाद डालते हैं, सिंचाई भी करते हैं फसल को। खरपतवार जैसे में गांव में सोहा जाता है धान वगैरह, उसको हम खरपतवार निकालना कहते हैं। कटाई, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काट लेते हैं, और काट लेने के बाद उससे अनाज निकाल कर उस अनाज को हम भंडारण करते हैं, या फिर खुद खाने के लिए, या फिर हम जहाँ बेच देते हैं धान वगैरह या फिर कोई भी फसल को, तो वहाँ पर भंडारण किया जाता है। तो पहला काम क्या दिया गया था, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी कैसे तैयार होता है देखते हैं। तो देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला करना। पोला मतलब क्या होता है कि मुलायम करना मिट्टी को। पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके जड़ें भूमि में, इससे क्या होता है कि जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, और जितनी जड़ गहराई तक जाएगी पौधा उतना ही पोषक तत्व मिट्टी से वह खींचेगा, धंस जाती है और जड़ें सरलता से श्वसन कर पाती है। और पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायता करते हैं, इस यह एक प्रश्न है। तो बताइए कैसे करते हैं। तो पोली मिट्टी में क्या होता है कि जड़ अंदर तक चला जाता है। जब मिट्टी मुलायम रहेगी तो जड़ अंदर अंदर तक जाएगा, जिससे श्वसन या फिर पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिल सकता है। ठीक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले पोली मिट्टी क्या करती है, तो मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जहाँ पे मिट्टी स्वस्थ रहेगा वहीं पर केंचुआ भी होता है। आप देखेंगे खेत में अब केंचुआ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि खेत में हम लोग जो खाद डाल देते हैं उससे केंचुआ मर जाता है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। तो जीव, किस जीव को किसान का मित्र कहते हैं, तो यह कहते हैं केंचुआ को। क्योंकि केंचुआ जो है मिट्टी को उलट पलट कर देता है, और उलट पलट कर देता है जिससे मिट्टी की उर्वरता और बढ़ जाती है। यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब कि उसको क्या भुरभुरी टाइप का बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, तो देखिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वह मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे चींटियाँ वगैरह सब उसी में दब जाती है, पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, और यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब वह मर जाते हैं सब छोटे छोटे जीव या फिर पौधे सड़ गल जाते हैं, तो वह एक पोषक तत्व बन जाते हैं जिसको पौधा ग्रहण कर लेता है। ठीक ना। आगे देखिए क्या दिया गया है कि क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके उलटले उलटने पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक तत्वों को उपयोग कर सकते हैं। जैसे में जो पौधा पोषक तत्व प्राप्त कर सकता है, उसकी जो पौधा मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधे जैसे धान के पौधे। तो धान के पौधे की जड़ तो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं होता है, तो वह ऊपर की ही मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करेगा। तो उलट पलट देते हैं तो जो पोषक तत्व नीचे दबा हुआ रहता है वह ऊपर आ जाता है, जिससे पौधे को आसानी हो जाती है। ठीक है। पोषक तत्वों को उपयोग कर सकते हैं, और अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत जरूरी है।
ठीक ना। इसके अलावा क्या है कि मिट्टी को मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही जुताई नाम से जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलटना पलटना या फिर मिट्टी को भुरभुरा करना, मिट्टी को मुलायम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जुताई कहते हैं। इसे हम कैसे करते हैं, तो इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। लकड़ी के हल कैसे बने होते थे, तो पहले जो बैलों से जुताई होती थी उसमें लकड़ी के हल होते थे, उसमें लोहे का फार लगाया जाता था। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले ही इसे पानी देते हैं। पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। जैसे जब आप खेत जुते हुए खेत देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे ढेले होते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि इसे हम पाटल की सहायता से तोड़ देते हैं। पाटल किसे कहते हैं, तो पाटल जो उसको बराबर करता है, जिसको गांव में लोग अक्सर हेंगा बोलते हैं, तो हेंगा को ही पाटल कहा गया है इसमें। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना जरूरी है, बराबर कर देते हैं। अब यह कार्य पाटल द्वारा किया था। पाटल मतलब हेंगा, ठीक ना। कभी 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 क्या होता है कि कभी कभी जुताई के पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी डाल दिया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को देखा होंगे कि जब जुताई होता है उससे पहले ही खाद दे दिया जाता था। किस लिए, ताकि खाद उस मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाए और पौधे को वृद्धि ज़्यादा हो। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना जरूरी है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। जैसे हल से करते हैं कोड़ कर उसको जुताई करके, कुदाल से भी करते हैं। कल्टीवेटर, देखिए कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर हम बताएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि एक हल होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ होता है, उसी को कल्टीवेटर कहते हैं। और इस हल का मतलब क्या है, तो इस हल का मतलब जैसे बैल से जो हल जुताई होता था उसको कहते हैं। और कल्टीवेटर में एक और प्रकार आता है कि कुछ ट्रैक्टर के पीछे ऐसे हल होते हैं जो आपस में ऐसे ऐसे घूरते रहते हैं, गोल चक्र में स्पीड में घूमेगा, कुड़ाई भी करेगा, वैसे ऐसे घूरते रहता है, तो उसी को कल्टीवेटर कहते हैं। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार देखिए, औजार हैं। जैसे में क्या क्या औजार है कि आप देख सकते हैं कि पहला हल है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग किया जाता है। खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसमें बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। पहले के जो खेती वगैरह होता था, जैसे आज से 10 साल या फिर 15 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं था, तो जो खेती होता था वह बैलों के द्वारा हल से जुताई करके होता था। तो उसी हल को हम हल कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि लकड़ी का औजार होता था, जिसमें एक हल बनाया जाता था, उसमें सेट कर दिया जाता था, उसी से जुताई होती थी। और हल को खींचने का काम बैल या फिर ऊंट या फिर घोड़े का जोड़े द्वारा किया जाता था। इस में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती थी, जिसे हम फाल कहते थे, जिसे गांव में फार कहते हैं। इसमें फाल दिया गया है। हल का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता था, जिसे पकड़ने का काम होता था, जिसे हल सेफ्ट कहते थे। इसमें एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता था। जिसे जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता था उसे गांव में जुगाट बोलते हैं, जुआट। यह जोड़ी बैल एक आदमी को इसे सरलता से चला सकता था। मतलब एक जोड़ी बैल यानी 2 बैल को एक व्यक्ति आराम से जुताई करता था, जैसे चित्र में दिया गया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि ट्रैक्टर से जुताई होता है, जैसे देखिए यह दिया गया है चित्र, जिसमें यह जुगाट होता था और यह हल है। यहाँ पर लोहे का फार लगा होता था। अब इसको इनके दोनों कंधों पर रखकर जब यह व्यक्ति इसको हाँकेगा तो यह आगे चलेगी, तो जिससे जुताई होता था, ठीक है।
बाकी अब तो हल का ज़माना चल गया, बैल से जोतने का। आगे देखिए क्या है। एक और चीज़ है जिससे हम जुताई कर सकते हैं, एक कुदाल। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती थी, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती थी। देखिए यह दिया गया होगा इसका चित्र। देखिए यही क्या है, यही हल है। यह जो है हल है। अब यह लोहे का बना होता था, अब यह लकड़ी का। यहाँ पर किसान पकड़ता था और इसको से ऐसे डंठल बांध कर बैल के कंधों पर रख दिया जाता था। अब यहाँ से पकड़ के किसान जब हाँकता था बैल को, तो वह इससे जुताई होती थी। ठीक है। देखिए यह दिया गया है कुदाल। कुदाल में यह जो पत्ती है, जिससे क्या होता था, जुताई होती थी। और इस वाले छड़ से क्या होता था, इस छड़ को क्या करते थे कि इस छड़ से एक डंडा बांध कर ऐसे और बैल या फिर किसी में जानवर में लगा देते थे, जिससे वह खींचता था, तो इससे जुताई होता था। यह भी हल टाइप का ही था। बाकी एक कुदाल जो होता है, जो हम लोग बेंट का होता है ऐसा लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं। लेकिन जो कुदाल इसमें बोला गया है वह जानवरों से यह खींचा जाता था। लगी होती थी, जो ब्लेड की तरह कार्य करती थी। इसका चित्र में दिया गया है, यह ब्लेड की तरह है कि नहीं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता था, यहाँ से पशु द्वारा खींचा जाता था। कल्टीवेटर। एक कल्टीवेटर है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित होने लगा है। अब यह कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों बचने लगा है। ट्रैक्टर की जुताई से क्या होता है, समय बहुत कम लगता है, तो इससे समय बचत होती है, ठीक ना। और मेहनत भी कम पड़ता है। देखिए कल्टीवेटर यही है, यानी इस जो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा होता है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। कभी कभी हल ऐसे घूमने वाले भी होते हैं, ठीक ना। कल्टीवेटर से ट्रैक्टर चलाते हुए यह चित्र दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, बुआई। मिट्टी जब हम तैयार कर लेते हैं तो उसमें बुआई करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण दूसरा चरण है, और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना जरूरी होता है। किसान अधिक उपज के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। ऐसा किसान का मानना होता है कि अगर अधिक उपज करना है तो बीज अच्छे होने चाहिए। अब बीज का चयन आप कैसे कीजिएगा, इसको भी देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। एक दिन मैंने अपनी माँ को, यह कौन है, तो यह पहेली है, बोल रही है कि मैंने अपने एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मुझे आश्चर्य लगा कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने क्यों लगे। तो आप भी देखेंगे कि अगर आपके घर में मम्मी ऐसा कर रही होगी कि कोई अनाज वगैरह धोती है, तो उसमें कुछ बीज होते हैं कि ऊपर पानी में तैरने लगते हैं, क्योंकि वह खोखले हो जाते हैं। खोखले कैसे हो जाते हैं, उसको जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो उसके अंदर के सारा मतलब कि अनाज को खा जाते हैं, जिससे वह खोखला हो जाता है और वह पानी पे तैरता है। आप इसके लिए एक क्रिया का लाभ भी कर सकते हैं। आप घर में, आपके पास गेहूँ होगा ही, सबके घर में गेहूँ होता है, तो आप गेहूँ की एक मुट्ठी दाना लीजिए और उसको क्या कीजिए कि किसी एक कटोरी वगैरह में आप डाल दीजिए और भली भांति डालिए और हिलाइए, कुछ प्रतीक्षा कीजिए। तो आप प्रतीक्षा के बाद अगर आप उसको कुछ देर बाद देखते हैं होंगे कि कुछ गेहूं के दाने ऊपर ही मिलेंगे, जैसे पानी में तैर रहा होगा। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो तो क्या होगा कि कुछ बीज जल में तैरने लगेंगे, ठीक ना। और यह हल्के हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वह बीज क्षतिग्रस्त यानी खोखले हो जाते हैं। और इसका कारण है कि वह जल पे तैरने लगते हैं, ठीक ना। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह सबसे बढ़िया टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आप अच्छे बीज को और
जो क्षतिग्रस्त बीज है उसको आप अच्छे तरीके से अलग कर लेंगे। बुआई से पहले बीजों को बोने के औजारों के बारे में जानना जरूरी है कि बोने के लिए क्या क्या औजार होते हैं। परंपरागत तौर पर अ, रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप का आकार का होता है। चित्र 1.2 में दिया गया है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरता है। अब यह सिर मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखते हैं कैसा बना है। देखिए, यह जो है पहले जब बैलों से जुताई होती थी तो इस वाले जो कीप है इसमें दाना डाला जाता था, जो जो चीज़ बुआई करना होता था। अब यह हल के नीचे इसमें लगा होता था डंठल, और यह जो पाइप है यह बांस की बनी होती थी। बांस जो कि खोखला होता है, तो उसको बनाया जाता था। जो बीच बीच में गिरा वगैरह होता था उसको काट देते थे, और यह जब यहाँ से डालते थे तो यह हल से पहले यहाँ पर मिट्टी में गिर जाता था। और जुताई की वजह से क्या होता था कि बीज अच्छी तरीके से मिट्टी में दब जाता था। और यह मतलब जो यह तरीका है यह बहुत पौराणिक तरीका है, जो अब नहीं किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि हाथ से ही छींट देते हैं। और पहले भी ऐसे किया जाता था, लेकिन यह जो तरीका होता था यह बेस्ट होता था। इससे मतलब कि यह होता था कि जैसे चिड़ियाँ वगैरह नहीं चुग सकती थी। हाथ से आप छीटेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे चिड़ियाँ बहुत सारी आ गई, जिससे वह दानों को चुग जाती थी। और क्या, फसल थोड़ा घना होने के बजाय थोड़ा दूर दूर हो जाता था। तो यह जो बोने का तरीका है यह पारंपरिक है, यानी कि बहुत पुराना है, और लेकिन बेस्ट तरीका है। ठीक ना। इसके अलावा देखिए, सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल किया जाता है। इसका उपयोग आप 1.2 के बीज चित्र में देख सकते हैं। इसके द्वारा बीज में समान दूरी वाली गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। देखिए, अब सीड ड्रिल क्या होता है कि आप ऐसा देखे होंगे गांव में, किसी के पास होगा तो इसमें बीज डाला जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। अब इससे ऐसा ये सब जो है यहाँ से पाइप लगा रहता है। अब इसके बाद इधर भी पाइप लगा रहता है, हालांकि इसमें अच्छे से दिया नहीं गया चित्र। और यहाँ से यह क्या होता है कि ऐसे पाइप के द्वारा यह दाना गिरते जाता है और यह जुताई भी होते जाता है। तो यह दोनों काम होता है। इसी को क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। अब यह जो है यह ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है, जिससे ट्रैक्टर चलता है और बुआई होते जाता है, जुताई भी होता है। तो याद रखिएगा, सीड ड्रिल से क्या होता है, तो यह बुआई का औजार है, बुआई करने का एक तरीका है। इसमें बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता था। अगर जैसे में बुआई हुआ जस्ट कोड़ाई हो गया तो उससे बीज ढक जाते थे, तो पक्षी उसको नहीं खा सकते हैं। इससे श्रम भी बचत होता है और समय भी बचत होता है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला है, नर्सरी है। मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधे थैलों में रखे गए हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, यह कौन पूछ रहा है, बूझो। तो पहेली ने क्या जवाब दिया कि धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधाशाला में उगाए जाते हैं। जैसे में इसमें बोला गया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको हम एक जगह बोते तो हैं, लेकिन उसको फिर उखाड़ कर कहीं और लगाते हैं। जैसे आप धान ही देखते होंगे कि पहले बुआई एक जगह किया जाता है धान को, एक खेत में। उसके बाद उसको कबाड़ कर एक एक करके रोपा जाता है। पौधे को अत्यधिक घने होने से के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना जरूरी है। इससे क्या होता है, तो इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, जल की प्राप्ति होती है। अधिक घनेपन रोकने के लिए कुछ पौधे को हम निकाल देते हैं हाथ से। ठीक है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। जब हम पौधे को रोपाई कर देंगे तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो उसमें खाद छीटा जाता है। तो खाद क्या होता है, खाद अक्सर हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे घर में जो बोरा में आता है वो खाद होता है। बोरा में जो आता है वह खाद नहीं होता है, वह होता है उर्वरक, जो बाजार से आता है। खाद कहाँ होता तैयार होता है, तो खाद आप
देखिए कैसे तैयार होता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक ना। खाद या उर्वरक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाते हैं उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। तो यह जो परिभाषा है इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों की देखा जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छे थे। अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते हैं? आप देखे होंगे कि किसी का फसल खेत में बढ़िया होता है और किसी का खेत में फसल जो होता है वह खराब होता है, कमज़ोर हो जाता है। क्यों? तो इसके कारण है खाद। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पदार्थों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्व क्या होता होगा। तो लगातार अगर आप खेती करते हैं कोई खेत में या फिर किसी भी ज़मीन पर, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह समाप्त तो नहीं होते लेकिन बहुत कम जाता है। ठीक ना। इसीलिए उसमें खाद डाला जाता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खाद डालते हैं। अब यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। जब हम खाद डालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? खाद देना। अब पर्याप्त खाद देने से भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे में कोई कम खाद देता है, आवश्यकता जितना है उतना से कम दिया जाएगा तो पौधे क्या होंगे? कमज़ोर। खाद एक कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक जैविक पदार्थ है। यह बात याद रखिएगा। खाद कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक है और जैविक है। इसमें कार्बन तत्व होता है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद कैसे प्राप्त होता है? तो गोबर, जंतु अपशिष्ट या फिर सड़े गले फल के छिलके वगैरह, इससे खाद बनता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढा में डाल देते हैं तथा इसका अपघटन के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा भी होता है। एक गड्ढा में गोबर या फिर जो भी सड़े गले खाने पीने की चीज़ है उसको डाल दीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए। या फिर कुछ लोग करते हैं कि उसमें जो जीव आते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उसको भी डाल देते हैं। तो वह क्या कर देते हैं? उसको सड़ा गला के खाद बना देते हैं। वह अपघटित होकर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद बनाने के बारे में पढ़े होंगे। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग यानी केचुए द्वारा खाद कैसे बनाया जाता है। तो पढ़े होंगे तो याद होगा। तो सोच लीजिए कैसे बनाया जाता था। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांटिए। यह क्रियाकलाप करना है। क्यों करना है? कि खाद कैसे काम करता है। इनमें एक ही आकार के 3 बीज लीजिए, उसको क्या कीजिए? उसे अंकुरित कीजिए। अंकुरित कैसे करेंगे? तो उसको फुला दीजिए और उसके बाद उसको कपड़ा में ढक के छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अब तीनों को बीज जो है उसको अलग अलग गिलास में डालिए। एक ए में, बी में और सी में, और सब में अलग अलग निशान लगा दीजिए ABC लिख कर। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गोबर की खाद जो भी बताया, जैसे में सड़े गले जीव जंतु या फिर सड़े गले फलों के छिलके से बनाए जाते हैं खाद, उसको डालिए। और फिर बी गिलास में क्या कीजिए कि समान मात्रा में थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसमें डालिए यूरिया। जो आप देखे होंगे आपके घरों में आता होगा, बोरा में जो खाद आता है यूरिया, वाइट वाइट होता है, उसको डालिए। अब गिलास सी लीजिए जिसमें तीसरा गिलास होगा, उसको में आप मिट्टी के अलावा कोई खाद नहीं डालिए। ठीक ना। कुछ मिलाइए। जब कुछ दिन हो जाएगा, अब इसमें पानी भी डाल दीजिए और सब में समान रूप से पानी डालिए, रोज डालिए। अब देखिए 7 से 8 दिनों बाद इस वृद्धि को नोट कीजिए कि किसमें कैसा फसल हुआ है। इसमें यह जो 2 बच्ची है यह कर भी रही है क्रियाकलाप। देखो 3 गिलास है यहाँ पर और इसमें यह डाल रही है बीज खाद वगैरह। तो देखिए
इन्होंने जो प्रयोग किया उसके बाद एक गिलास में क्या डाला गया था, तो इसमें डाला गया था खाद और मिट्टी। मिट्टी तो सब में डाला गया है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से उर्वरक के तौर में एक्स्ट्रा चीज में क्या डाला गया, पोषक तत्व के लिए खाद। खाद किससे बनाया जाता है, तो गोबर वाला खाद डाला गया। और इसमें उर्वरक यूरिया डाला गया था उर्वरक, और इसमें कुछ नहीं डाला गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा यूरिया वाला का हुआ है कि नहीं घना पौधा। अब इससे कम खाद वाला, अब इससे एकदम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है सी में, जिसमें कुछ खाद वगैरह नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है बताइए। तो इससे जो पता चलता है कि तीनों गिलासों में वृद्धि को नोट किया, तो किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक है, तो उर्वरक है यानी रासायनिक खाद जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं। तो उर्वरक कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। और इसमें क्या किया जाता है, एक मिनट, इसमें यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन इत्यादि मिलाया जाता है, ठीक ना। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम जाती है। जैसे में खाद तो जो हम लोग डालते हैं उर्वरक यूरिया पोटास वगैरह, उससे फसल तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन उसकी जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता होती है वह कम जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा और मतलब साइड इफेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे जल प्रदूषण हो जाता है। जल में जितने जैसे कि केंचुआ वगैरह होते हैं तो वह सब मर जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग भी करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कोई फसल उगाए छोड़ देना चाहिए। जैसे में हम लोग कुछ एरिया में ऐसा ही होता है कि धान और गेहूँ सिर्फ होता है, बाकी जो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना को छोड़ 3 महीना कुछ नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं वो वापस मिट्टी में आ जाते हैं, ठीक ना। मिट्टी के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता की वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में पोषक तत्व प्रतिपूर्ति हो जाते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण, मतलब कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि एक ही फसल बार बार नहीं उगाइए। जैसे कि रबी फसल उगाया जाता है ना, कि धान के बाद रबी लगाते हैं, तो रबी में आप गेहूं लगा रहे हैं तो अगला बार उस खेत में गेहूं मत लगाइए, आप मसूर लगाइए या फिर चना लगा दीजिए, कोई दलहन लगा दीजिए, फिर अगला बार गेहूं लगाइए। तो ऐसे बदल बदल के खेती कीजिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी के पोषक तत्व बरकरार रहता है, ठीक ना। उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं चारा एक ऋतु में उगाते हैं तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। अ, किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह तो हम बता ही दिए। आप पढ़े होंगे राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, तो यह दलहनी कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और यह नाइट्रेट से क्या करता है, नाइट्रोजन बनाता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। कि यह फलीदार ल्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे क्या होता है, तो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। देखिए उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है, जो हमने पढ़ाया कि उर्वरक जो जैसे रासायनिक जो फैक्ट्रियों में बनता है, इसमें अंतर को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, या फिर आपके पास किताब होगा तो इसको आप लिख सकते हैं। तो उर्वरक एक मानव निर्मित है, बिल्कुल है। जो खाद डालते हैं हम लोग, अक्सर खेतों में डाला जाता है यूरिया पोटास, ये सब कौन बनाता है, तो मानव, हम लोग खुद बनाते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधे के अवशेष से विघटन से बनता है। खाद कैसे बनता है, तो सड़े गले जीव के मरने से, या फिर पौधे को सड़ा गला कर, या फिर गोबर डालकर
उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, इसका खेत में किया जाता है गड्ढा बनाकर, इसमें सब डाल देते हैं। उर्वरक को मिट्टी उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता। उर्वरक जो हम लोग डालते हैं यूरिया, या ह्यूमस को कम कर देता है, या इससे ह्यूमस बहुत मिलता है। मतलब मिट्टी क्या होता है, अगर आप गोबर वगैरह डालिएगा तो मिट्टी मुलायम हो जाएगा। ह्यूमस मतलब मुलायम भुरभुरा टाइप का। इसीलिए आप देखे होंगे कि हम लोग जो खाद डालते हैं उससे मिट्टी कठोर हो गई है। अगर मिट्टी उठा के गर्मी के दिनों में किसी के सर पर मार दीजिएगा ना, तो उसका हो सकता है सर भी फूट जाए, मिट्टी से ही इतना हार्ड हो गया है मिट्टी। किसके कारण? तो सिर्फ यूरिया वगैरह उर्वरक डालने के कारण। उर्वरक में जैसे पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसमें होता है लेकिन कम होता है। ठीक ना, तो यह अंतर है। इसके अलावा क्या है कि उर्वरक एवं खाद के बीच के अंतर हम बता ही दिए। अब देखिए खाद से लाभ क्या क्या होता है, यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो पहला लाभ है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी जितना जल धारण करता है उससे अधिक मिट्टी में मतलब जल धारण कर सकता है अगर खाद आप डालते हैं तो। खाद मतलब क्या, यूरिया नहीं, खाद मतलब गोबर वाला। इसमें मिट्टी की भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैसीय में विनिमय सरलता से होता है। मिट्टी क्या होता है, भुरभुरा होता है, मुलायम होता है, जिससे इसमें पौधों को श्वसन में बहुत आसानी मिलता है, क्योंकि जब भुरभुरी हो जाएगा तो उसमें गैस समाएगा, ऑक्सीजन आसानी से चला जाएगा। तीसरा क्या है खाद से फायदा कि इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु कौन, मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुआ। केंचुआ की वृद्धि हो जाएगा अगर आप गोबर की खाद डालेंगे तो। अब केंचुआ क्या करता है, तो मिट्टी को उलटने पलटने का काम। इस जैविक खाद में मिट्टी के गठन में सुधार होता है। जैसे मिट्टी अगर खराब हो रही है तो आप अगर गोबर वाली खाद डालेंगे तो उससे मिट्टी की स्थिति सुधार होगा। तो यह तो था खाद डालने का प्रक्रिया, कौन कौन कैसे खाद डाला जाता है। इसके बाद होता है सिंचाई। आप खेतों में सिंचाई भी होता है या करते होंगे। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल चाहिए, तो पौधा भी तो एक जीव है, इसको भी जल चाहिए। पौधे में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल जरूरी है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों को जल का अवशोषण कौन करता है, तो जड़। जड़ से पौधे जल ग्रहण करते हैं, जिसमें खनिज तत्व और उर्वरक भी अवशोषण होता है। पौधे में 90% जल होता है। अच्छा ये बताइए, पौधा में तो 90 होता है, मानव में कितना होता है, तो मानव में होता है लगभग 65% जल। ठीक ना, यह याद कर लीजिएगा। यह जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बीज को आप धूप में रख दीजिए तो वह अंकुर सकता है, कभी कभी नहीं अंकुरेगा। ठीक ना, तो अंकुरन के लिए जरूरी है जल। जल घुले हुए पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में कर देते हैं। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जल क्या करता है, तो जल पौधे को सूखने से बचाता है, या फिर ज़्यादा ठंडी में पाला यानी ठंडा मारने से बचाता है। ठीक ना, और हमारे शरीर में भी ऐसा ही सिस्टम है। अगर आप पानी कम पीजिएगा तो हो सकता है कि आपको गर्मी में लू लग जाए या फिर ठंडी में ठंड लग जाए। उसी प्रकार से पौधे का भी सिस्टम है शरीर का। फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में हम जल देते हैं, नियमित रूप से देते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना। खेत में जल देने को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो खेत में निश्चित रूप से नियमित अंतराल पर हम जो जल देते हैं उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। गर्मी में हम ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है फसलों में, क्योंकि गर्मी में क्यों बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है, इसलिए। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क रहूंगा, पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख या मर गए थे। यह बोल रहा है अकन टकलू, यह जो है क्या नाम है इसका, बुझो। सिंचाई के स्रोत क्या है, तो कुआं, नलकूप,
जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि से सिंचाई होता है। देखिए, यह मोट है, मोट मतलब कि कुआं से इसमें पानी निकाला जाता था और ऐसा पैन बना रहता था, यहाँ पर पानी डालते थे और यह खेत में पानी जाता था। यह प्राचीन काल में होता था। अब यह है चेन पंप। इससे अब जब खींचते थे तो यह पानी ऐसे निकलता था और इसके द्वारा खेत में जाता था। और भी तरीका था प्राचीन काल में। देखिए, यहाँ से ढेंकी इसको बोलते हैं। यहाँ से जब आप ऐसे दबाइएगा तो यहाँ से पानी निकलेगा बाल्टी से। ढेंकली बोलते थे, ढेंकली। और एक तरीका है रहट, इसको बोलते हैं रहट। जब यह ऐसे चलेगा तो यह क्या होगा, यह पानी ऐसे ऐसे गिरेगा और यह गिरते हुए ऐसे नाला से होते हुए खेतों में जाता था। ठीक ना, इसको रहट बोलते थे। और यह बैल को ऐसे ऐसे घुमाते थे तो पानी क्या निकलता था, किससे, तो यह निकलता था कुआं वगैरह से, या फिर कहीं जमाव पानी होता था उसको भी निकालते थे। तो जल को ऊपरी खींचने के लिए सामान्यतः हम क्या करते हैं, तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि मवेशी मजदूर यानी मोट, घिरनी बताएं अभी, चेन पंप, ढकली, रहट जो चित्र में दिखा दिए हैं। जल को ऊपर एक और तरीका से खींचा जाता है, डीजल, जो आप लोग देखे होंगे अक्सर गांव में, डीजल या फिर बिजली से भी। तो यह भी जल खींचने का एक तरीका है। आधुनिक सिंचाई क्या है, कि जल को आधुनिक रूप से कैसे सिंचाई होता है। तो देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधि के बारे में देख लेते हैं। एक है छिड़काव यंत्र। यह कैसे काम करता है कि देखिए, इसको देख के अच्छा समझ पाइएगा कि कहीं कहीं जो भूमि होता है ऊपर नीचे ऊंच नीच होता है। तो सब जगह तो एक जगह अगर हम जल डालेंगे तो सब जगह तो पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए हर जगह क्या होता है, नल बना रहता है। अब यहाँ से यह सभी दिशाओं में ऐसे जल छिड़कता है तो उसके आसपास पौधे के पास पड़ता है, जिससे यह सिंचाई हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं छिड़काव यंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल मतलब कि ऊंच नीच वाले भूमि के लिए किया जाता है। जल कम मात्रा में उपलब्ध द्वारा पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घुमाने वाले नोजल लगे होते हैं और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। और यह क्या करता है, तो पौधों पर क्या करता है, तो पौधों पर जैसे वर्षा होता है ना वैसे छिड़काव करता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो छिड़काव यंत्र, इसीलिए नाम है इसका, छिड़काव यंत्र। तो पौधों पर बारिश के रूप में नलों द्वारा जो सिंचाई होता है उसे क्या कहेंगे, ऐसा प्रश्न बनेगा तो क्या बताइएगा, छिड़काव यंत्र उसे कहते हैं। या फिर छिड़काव यंत्र के काम भी बता पूछ देगा कि कैसे काम करता है, तो इसको बताने पड़ेगा। ड्रिप यंत्र, यह भी आधुनिक सिंचाई का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिराया जाता है, एकदम जाके जड़ में वहाँ गिराया जाता है। इसको दिखाते हैं कैसे, देखिए, यहाँ से जो पाइप है यहाँ से गया है, यहाँ से ऐसे, अब यह पौधे के जड़ों के पास बूंद बूंद करके एकदम गिरता है, सबके जड़ों के पास। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा किस तरह से, ऐसे बनेगा कि किस विधि द्वारा जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। तो उस विधि को हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसको ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, फल वाले जो पौधे होते हैं उसमें यह जो पानी देने का सबसे उचित तरीका है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह वरदान है कि जिससे क्या होता है ना, कि आप धान के पौधों में क्या करते हैं, पूरे धान के खेत में पानी छोड़ देते हैं तो कुछ पानी तो पौधे अवशोषित करते हैं, बाकी बह जाता है। तो ये इसमें डायरेक्ट जड़े के पास दिया जाता है ताकि पानी बर्बाद ना हो सके। इसके बाद जब फसल उग गया तो उसमें कुछ खरपतवार हो जाते हैं। खरपतवार मतलब कि किसे कहते हैं, तो देखिए, क्या अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं, उगाए नहीं जाते हैं, उग जाते हैं खुद से। तो खरपतवार खेत खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से
फसल के साथ उगाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे धान की फसल में ही देखे होंगे कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा घास फूस या धान जैसा ही उग जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम खरपतवार कहते हैं। ठीक ना। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, जिसको गांव में सोहनी बोलते हैं, सोहना। खरपतवार जल पोषक तत्व की जगह प्रकाश संश्लेषण की स्पर्धा कर पृथ्वी की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। तो यह कंपटीशन करने लगता है प्रकाश संश्लेषण से करके, पौधे जो धान या फिर कोई भी फसल हो उसके पौधे के साथ वह ज़्यादा मतलब कि पोषक तत्वों को अपने में अवशोषित कर लेता है। इसीलिए देखे होंगे कि खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि फसल की वृद्धि को रोक देते हैं मानिए। तथा कुछ जो ऐसे होते हैं खरपतवार जो मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान बहुत तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतता है ताकि उसमें जो घास वगैरह उगे रहते हैं वह उसी में दब कर सड़ कर ख़त्म हो जाए, मर जाए। ठीक ना। और दूसरा तरीका क्या है कि उसमें कीटनाशक डाल देते हैं। हटाने का दूसरा सर्वोत्तम समय है कि उसमें पुष्पन एवं बीज बनने के पहले होता है। जैसे फसल बढ़ गया, उसमें फल लगने से पहले जो पुष्प लगता है, उससे पहले उस खरपतवार को हम हाथ से भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। जैसे आप सोहनी वगैरह जानते होंगे, सोहनी कब किया जाता है? सोहनी देखे होंगे कि जो धान में फूल लगता है उससे पहले किया जाता है, क्योंकि उस समय करेंगे तो सारे फूल झड़ जाएंगे। और इसको खरपतवार के उपयोग के लिए अब कीटनाशक भी यूज होने लगा है। अब देखिए कुछ कीटनाशक के नाम भी दिया गया है, जैसे 2D और 4D। यह क्या है? एग्जाम में प्रश्न आएगा कि 4D क्या है। खरपतवार है या एक दवाई है मनुष्य का, तो बताने पड़ेगा क्या। यह खरपतवार नाशी है। इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कुछ नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है। जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर इसको और फुहारा द्वारा छिड़क दिया जाता है, जैसे इसमें दिया गया हुआ चित्र देखिए। यहाँ पर यह छिड़काव हो रहा है। इसमें खरपतवार को पानी के साथ मिलाते हैं, और जो व्यक्ति होता है छींटता है वह खुद भी सेफ्टी रखता है, जैसे मास्क ग्लव्स वगैरह लगा लेता है, और इसको पौधों पर ऊपर छींट देते हैं, जिससे खरपतवार मर जाते हैं, पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। यह सेशन तो लग रहा है कि लंबा बहुत ज़्यादा ही होने वाला है, 1 घंटा होने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस चैप्टर को आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप इसके सारे प्रश्न खुद से भी कर सकते हैं। जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः इस रसायन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे मुंह वगैरह बांध लेना, नाक बांध लेना। अब फसल हो गया तैयार, फसल में खाद डाल दिए, तो क्या हो गया, कुछ महीनों बाद उसके बाद जो खरपतवार है उसको भी हटा दिया। अब कुछ 1-2 महीने बाद फसल हो जाती है तैयार, और जब तैयार हो जाती है यानी पक जाता है फसल, तो उसको क्या करते हैं, काटते हैं। अब इसी काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। फसल काटे जाने के बाद उसे, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं, या फिर कोई औजार जैसे दरांती, हंसुआ से काट लेते हैं। और फसल पकने में कितना समय लगता है, तो यह भी याद रखिएगा, 3 से 4 महीना। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा फसल कटाई की जाती है। देखो इसे दरांती कहते हैं, हंसुआ को। या फिर हार्वेस्टर से भी होता है। काटी गई फसल से बीज, दाने, भूसे अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है। हार्वेस्टर क्या होता है, तो हार्वेस्टर जो खेत में ही मतलब धान वगैरह को काट कर भूसा अलग, अनाज अलग कर देता है। लेकिन थ्रेसिंग जैसे में आप लाते होंगे धान को
या फिर कोई भी फसल को खलिहान में, वहां से जब क्या होता है कि वहां से आप उसको भूसा अलग करते हैं। तो यह सब जो प्रक्रिया है, भूसे अलग करने की प्रक्रिया है। अनाज से भूसा अलग करने की प्रक्रिया है, इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। यह याद रखिएगा कि भूसे और अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा भी होता है, जैसे कंबाइन जो सब कुछ काम एक ही बार कर दे। जैसे में यह काम करता है, देख लो, ये आपके गांव में आया होगा तो आप जानते होंगे। हार्वेस्टर भी इसको कहते हैं लोग। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दो फटक दानों को फटक कर भी करते हैं, जैसे में ओसाना, ओसाते हैं ना लोग पान अथी पंखे में या फिर हवा में, या फिर फटकते हैं जैसे सूप वगैरह से। तो इसको हम फटकना या फिर विनोइंग भी कहते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल आग लगने का खतरा होता है। ऐसा होता ना है कि लोग गेहूं में वगैरह जब वो कट जाता है तो उसमें जला देते हैं पोरा वगैरह डाल के। तो इससे क्या होता है कि फसल, तो आसपास जो फसल अगर कहीं लगा है तो उसको तो जलने का खतरा होता ही है। वो आए दिन ऐसा न्यूज भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ ही यह होता है कि भूमि जो होता है वो जल जाता है तो उसकी उर्वरता शक्ति भी कम जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पराली नहीं जलाना चाहिए। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। देखिए, यह है विनोइंग मशीन, फटकने वाली मशीन, यानी भूसा अलग करने वाली मशीन। यह मशीन को आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं, यह पहले चलता था, लेकिन अब यह सब मशीन नहीं चलता है, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया मशीन आ गया, हार्वेस्टर। अब देखिए, जब फसल कटाई होता है तो अलग अलग राज्यों में त्यौहार भी मनाते हैं। जैसे कि त्यौहार है पोंगल, यह कहाँ मनाया जाता है तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, पोंगल कहाँ, तमिलनाडु में। बैसाखी तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा क्या है, होली, तो होली तो उत्तर भारत में मनाया जाता है, जैसे यूपी बिहार में मनाया जाता है होली। दिवाली, दिवाली कहाँ मनाते हैं तो दिवाली मनाते हैं किधर बताइए। तो यह लगभग जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा नाबे आयम बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है। तो यह कुछ जो त्यौहार है वह कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब फसल जब कट जाता है तो उसकी खुशी में लोग मनाते हैं। देखिए, अब जब फसल कट गया तो उसका भंडारण भी जरूरी है। तो फसल के दानों को अधिक समय तक रखना और इन्हें नमी कीट चूहों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। और क्या होता है कि यदि फसल को दानों को सुखाए बिना ही रख देंगे, ताज़ा फसल जो होता है उसमें नमी होता है, अगर उसको बिना सुखाए अगर रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अ, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, भूआ लग जाएगा जिसको बोलते हैं, और वह उसको क्षति पहुंचा देंगे। इसीलिए इसको जब रखा जाता है धान चावल या फिर किसी चीज़ को, तो उसको धूप में सुखा देते हैं, ठीक ना। या फिर देखे होंगे कि जब आप धान से चावल बनाते हैं उससे पहले धूप में सुखाया जाता है, ठीक ना। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण बोरा में भी करते हैं, या फिर धातु के पात्र, या फिर जिसको गांव देहात में कोठी बोलते थे, मिट्टी के, उसमें भी रखा जाता था। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइकिलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहा इत्यादि से सुरक्षित रखा जा सके। जैसे देखिए, गोदाम वगैरह में रखा जाता है ना, हाँ। यह क्या है, यह है साइकिलो, इसमें बीज वगैरह रखा जाता है ताकि अगले फसल के लिए बीज सही रहे, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे। इसके अलावा भंडार गृह होता है। तो भंडार गृह में क्या कैसे रखा जाता है, तो इसमें रखा जाता है बोरियों में करके,
जिसे आप पैक्स वगैरह में देखते होंगे, पैक्स गोदामों में। इसके अलावा आप इसमें क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप खुद बना सकते हैं कि दूध मिलता है गाय भैंस बकरी वगैरह से। उसी प्रकार से फल यहाँ पर लिख लीजिएगा, फल किससे मिलता है। मांस लिख लीजिएगा, मांस किससे मिलता है। अंडा कहाँ से मिलता है, तो यह सब इसके स्रोत लिख देना है यहाँ पर। अनाज कहाँ से मिलता है। अब देखिए पशुपालन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पशुपालन होता है जब हम पशुओं को पालते हैं। किस उद्देश्य से, तो अपने खाने पीने की व्यवस्था जुटाने के उद्देश्य से। पालने वाले पशुओं को उचित भोजन आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर होता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। जैसे बहुत सारे मुर्गियों का पालना, आप देखेंगे मछली पालना, ये सब पशुपालन में आते हैं। ठीक ना। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसे हमें मछली में कॉड लीवर तेल मिलता है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो यह भी याद रखिएगा कि मछली के लीवर में कौन विटामिन होता है, तो विटामिन डी। तो यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें हमने क्या पढ़े, तो कृषि पद्धतियाँ पढ़ा, जैसे कृषि में क्या क्या काम होता है। फसल पढ़ा, उर्वरक पढ़ा, भंडार गृह जिसे गोदाम कहते हैं, कटाई कैसे होता है, सिंचाई कैसे होता है। तो यह सब हमने पढ़े। अब इसके जो प्रश्न है इसको आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर दिया गया, इसमें से चुन चुन के लिखना है। फसल उगाने से प्रथम पहला चरण क्या होता है, तो क्या करते हैं, तो मिट्टी को क्या करते हैं, तो तैयार करते हैं। तैयार कहाँ दिया गया है, तैयार, तैयारी करते हैं। यहाँ हो जाएगा, पोला करते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व और जल दोनों जरूरत होता है। तो यह दिया गया होगा यहाँ पर, जल और पोषक, यह दोनों ऑप्शन में हो जाएगा। इसके अलावा इसका मिलान कर लीजिए, खरीफ किसका होगा, तो खरीफ किसको कहते हैं, तो जो जून जुलाई में बोया जाता है। तो जून जुलाई में कौन बोते हैं, तो धान मक्का। तो एक का ई हो जाएगा और दो का रबी फसल में गेहूं चना हो जाएगा। रासायनिक में कौन होगा, तो रासायनिक में हो जाएगा उर्वरक में यूरिया। और कार्बनिक खाद में, तो कार्बनिक खाद कौन हो जाएगा, पशु अपशिष्ट। ये तो ऐसे ही रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चार ही मिलान करना था। दो दो उदाहरण दीजिए खरीफ का, तो खरीफ का धान और मक्का। मक्का हो गया, रबी का चना और गेहूं। ये सब लिखिए। मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है ऐसा हम पढ़ा दिए हैं, तो इसको आप खुद बना लीजिएगा। निराई, खरपतवार निकालते हैं तो उसे निराई कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो अनाज से भूसा अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। बुआई, बीजों को बुनना बुआई कहलाता है। मिट्टी को उलटना पलटना मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ये सब लिख देना है। खाद और उर्वरक में अंतर भी बता दिए हैं। तो यह सब प्रश्न हमने करवा दिए हैं, जो इसको आप आराम से बना। सिंचाई किसे कहते हैं, तो नियमित अंतराल पर फसलों में पानी देना सिंचाई कहते हैं। इसके दो विधि, तो एक छिड़काव यंत्र और एक ड्रिप सिंचाई है, दोनों लिख दीजिएगा। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वह खराब हो जाएगा। यदि गेहूं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी क्या होती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यह बता ही दिया है। खरपतवार क्या है, तो जो अवांछित पौधे उग जाते हैं फसलों के साथ साथ, जो इनको ज़रूरत ही नहीं होता, उसे हम खरपतवार कहते हैं। फसलों को चीनी मिल में भेजना, जैसे में इसमें कौन क्रिया पहले होता है यह सब बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले मिट्टी तैयार होता है 5 नंबर। उसके बाद क्या होता है, तो बुआई होता है। और उसके बाद क्या होता है, बुआई के बाद क्या होता है बताइए, पहले हो जाएगा मिट्टी तैयार करते हैं कैसे, तो खेत जुताई के बाद। नहीं नहीं, एक मिनट, पहले खेत जुताई होगा तो मिट्टी तैयार हो जाएगा। और मिट्टी तैयार हो जाएगा तो हम बुआई कर देंगे। और बुआई कर देंगे तो क्या करेंगे बताइए, खाद देंगे, सिंचाई करेंगे। फिर
क्या हो जाएगा, कटाई करेंगे और कटाई के बाद मिल में चल जाएंगे, उसको बेच देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बना लीजिएगा, इसको आप बना सकते हैं। बाकी इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कुछ क्रियाकलाप भी दिया गया है, इसको आप खुद खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा लगभग 1 घंटे का सेशन चला, तो कोई बात नहीं, इसको आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं और इससे आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यह 6-8 क्लास ही नहीं, जो भी पीएससी वगैरह की तैयारी भी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।